हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द फिजिक्स शाला यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ देवाशीष और आप लोग पढ़ रहे हो मैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। ये है लेक्चर नंबर 15.3। अगर आपसे इससे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके नीचे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके वो देख लेना, ठीक है। चलिए, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सेल्फ इंडक्शन के बारे में और म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में। तो बेसिकली सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन क्या चीज़ होती है उसको हम समझते हैं। तो यहाँ पर इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन का मतलब होता है इंड्यूस ईएमएफ। अगर एक ऐसी प्रोसेस जिसमें ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता है ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन सेम कोइल। अगर कोई कोइल दी हुई है, उस कोइल में अगर हमने करंट फ्लो कर रहा है, उस कोइल में करंट फ्लो कर रहा है और उसके करंट फ्लो की वजह से ही उसी में एक ईएमएफ जनरेट हो जाए तो उसी को हम सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। कैसे, समझो। मान लीजिए हमारे पास एक कोइल है, ठीक है। इस कोइल को हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। ये हमारे पास एक बैटरी है, इससे हमने इस बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। ये हमारे पास स्विच लगा हुआ है। अब जब मैंने स्विच ऑन यहाँ पर नहीं किया था, जब स्विच ऑन नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा कि कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। जैसे ही मैं स्विच ऑन करूँगा, जैसे ही मैंने इसको स्विच को ऑन किया तो मोमेंट्री यहाँ पर इंस्टेंट, किसी छोटे से इंस्टेंट पर ये करंट, ये पीछे वाली साइड है जो हम, ये आगे वाला पोर्शन, तो करंट फ्लो होगा। स्विच के एंड प्रेस करने के जस्ट 0.01 सेकेंड के अंदर अंदर ये करंट फ्लो होगा। करंट जैसे ही फ्लो होगा तो यहाँ पर अब समझना, करंट जैसे ही फ्लो होगा तो लूप, सर्कुलर लूप में जैसे ही करंट फ्लो होता है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की बात करूँ तो बाहर से अंदर की तरफ इस तरीके से, तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनने लगेगा इस तरीके से, इधर वाली डायरेक्शन में, इस तरीके से इधर से आ रहा होगा। ये बेसिकली लूप की फॉर्म में बनेगा, मैंने बनाया नहीं है। अब हुआ क्या, जैसे ही हमने स्विच ऑन नहीं किया था, स्विच ऑन करने से जस्ट पहले टी की वैल्यू क्या थी, टी इज इक्वल्स टू 0 पर करंट की वैल्यू 0 थी और कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, तो फ्लक्स की वैल्यू भी क्या थी, 0। लेकिन जैसे ही टी ऑन किया, टी इज इक्वल्स टू 0.01 सेकेंड के अंदर, मतलब बहुत कम टाइम पे जैसे हमने किया, तो करंट की कुछ वैल्यू आई नॉट इक्वल्स टू 0, तो बी की वैल्यू कुछ ना कुछ आ जाएगी और फाई की वैल्यू यहाँ पर कुछ ना कुछ आएगी, ठीक है। तो फाई की वैल्यू चेंज होगी। तो अब यहाँ पर देखो, छोटे से टाइम ड्यूरेशन के अंदर कुछ ना कुछ फ्लक्स चेंज हो गया, फ्लक्स चेंज हो गया। अब देखो, थोड़ी देर के बाद वापस से अगर देखोगे तो इस टाइम के बाद, जैसे 1 सेकेंड, 2 सेकेंड या थोड़े से टाइम के बाद, मान लेते हैं कि ये 1 सेकेंड तक रहा और 1 सेकेंड तक करंट बढ़ता गया। उसके बाद करंट की वैल्यू कम, मतलब उसके बाद क्या हो गया, फिक्स हो गया करंट। तो यहाँ पर फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। तो काफ़ी टाइम के बाद तो फ्लक्स चेंज होना बंद हो जाएगा। तो इस ड्यूरेशन में फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, सडनली चेंज होगी। तो फ्लक्स की वैल्यू जैसे ही चेंज होगी तो हमें एक चीज़ पता है कि किसी भी कॉइल से एसोसिएटेड फ्लक्स जब भी चेंज होता है तो वहाँ पर एक ईएमएफ जनरेट होता है। तो यहाँ पर क्या जनरेट हो जाएगा, एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। मतलब यहाँ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, एक इंडक्शन हो गया। लेकिन ये इंडक्शन किसके, खुद के करंट में चेंज की वजह से ही हुआ है। खुद का फ्लक्स था, खुद के करंट की वजह से ही फ्लक्स आया और खुद ने ही खुद के करंट में, तो वहाँ पर ये चीज़ होने शुरू हो जाती है। तो ईएमएफ बेसिकली, सेल्फ इंडक्शन का मतलब ही यही होता है कि कोई कोइल है, उसमें हमने बैटरी कनेक्ट की है और बैटरी जैसे ही स्विच ऑन या स्विच ऑफ की, तो स्विच ऑन या स्विच ऑफ करने के बहुत छोटे से टाइम ड्यूरेशन के अंदर ही वहाँ पर एक ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो जाता है। इस प्रोसेस को ही हम क्या बोल देते हैं, सेल्फ इंडक्शन बोल देते हैं। अब ये प्रोसेस बहुत थोड़े कम टाइम के लिए होती है। अगर कंटिन्यूसली आप स्विच ऑन स्विच ऑफ, स्विच ऑन स्विच ऑफ कर रहे हो तो ये बंदी रहेगी। लेकिन जब ऑन है और ऑफ किया तो बनेगी, आएगी, दिखेगी, और ऑफ है और ऑन कर रहे हैं तो दिखेगी। क्लियर है। अब फ्लक्स बेसिकली ये यहाँ पर जो फ्लक्स इससे रिलेटेड होता है, अगर हम इसको थोड़ा और एनालाइज करें तो फ्लक्स जो होगा वो करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट होगा। जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा फ्लक्स होगा, ठीक है। अगर यहाँ नंबर ऑफ लूप अगर और बढ़ा दोगे आप, जैसे मान लो अभी एक लूप है, अगर इसकी जगह 2-3 लूप होते तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना, मैग्नेटिज्म में अगर कभी भी लूप आ रहे होते हैं ना तो उसको आई से मल्टीप्लाई कर देते। तो अगर यहाँ नंबर ऑफ लूप ज़्यादा है तो एन की यहाँ पर आप 2, 3, 4 एन जितने भी वो लिख सकते हो। फाई इक्वल्स टू हो जाएगा एल इंटू आई। फाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एल इंटू आई हो जाएगा। एल की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पर जो एल आ रहा है वो है बेसिकली सेल्फ इंडक्टेंस।
फाई प्रोपोर्शनल टू आई हो जाएगा, फाई इक्वल्स टू, तो प्रोपोर्शनल का साइन जब हम हटाएंगे तो आएगा हमारे पास एक कांस्टेंट, उस कांस्टेंट को बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। तो L इक्वल्स टू फाई डिवाइडेड बाई आई। अब L जो होता है वो जो भी हमारे पास कोईल दी हुई है या जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट दिया हुआ है उसकी ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है। ये इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता कि कितना करंट है, किस तरीके से है, उस चीज़ पर ये कतई डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसकी यूनिट वगैरह निकालें तो यूनिट निकाल सकते हैं हम। यहाँ पर जो फाई है फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर डिवाइडेड बाय एम्पियर, तो यूनिट इसकी वेबर डिवाइडेड बाय एम्पियर हो जाएगी। ठीक है, अब ईएमएफ जनरेट हो रहा है तो ईएमएफ की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, माइनस डी फाई बाई डी टी। फाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, एल डी, माइनस फाई को हम एल इंटू आई लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, माइनस एल डी आई बाई डी टी। इट मीन्स करंट में अगर चेंज हुआ, अब तुम खुद यहाँ से देखो, अगर करंट में चेंज हुआ तो ईएमएफ जनरेट होगा, अगर करंट में चेंज नहीं हुआ तो कोई ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। तो जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं या स्विच ऑफ करते हैं तो ही थोड़ा सा करंट चेंज होता है, उसी थोड़े इंस्टेंट के लिए, उसी टाइम पे ईएमएफ जनरेट होता है, उसके बाद तो करंट कांस्टेंट हो जाता है तो कोई करंट जनरेट नहीं होगा। तो इसी तरीके से मान लो अगर डीसी करंट लगा दिया जाए तो जिस टाइम पे स्विच ऑन स्विच ऑफ होगा वहाँ ईएमएफ जनरेट होगा, लेकिन अगर एसी लगा दिया तो यहाँ पर कंटिन्यूसली ईएमएफ जनरेट होता रहेगा, क्योंकि आई की वैल्यू कंटिन्यूसली टाइम के साथ चेंज होती रहती है। और डीसी में इंस्टेंटली होगा और बीच वाले पोर्शन में बिल्कुल भी नहीं होगा। क्लियर है ये चीज़ यहाँ पर। तो सेल्फ इंडक्शन इस तरीके से हम बता सकते हैं। अब हम अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट के लिए निकालेंगे। हम देखते हैं सॉलिनॉइड की वजह से, रिंग की वजह से भी मैं बताऊँगा। पहले हम देखते हैं कि सॉलिनॉइड अगर आपको दे दी जाए तो उसमें उस सॉलिनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। देखो गाइस, हमारे पास एक सॉलिनॉइड है, सॉलिनॉइड को यहाँ पर ध्यान रखना हम इंडक्टर भी बोल सकते हैं। सॉलिनॉइड यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स जो है n दिए हुए हैं, n नंबर ऑफ टर्न्स है इसमें, नंबर ऑफ टर्न्स जो है यहाँ पर इसमें कैपिटल N है, स्मॉल n से हम नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ लेकर चलते हैं। अब मुझे यहाँ पर L की वैल्यू निकालनी है, फाई डिवाइडेड बाई आई। तो फाई यहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया डिवाइडेड बाय आई। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इसका, इसमें अगर करंट आई फ्लो करा है तो म्यू नॉट एन आई इनटू ए। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान जो हमें देनी है इसी जगह पर थोड़ा सा, वो ये है कि यहाँ पर ये जो फाई है वो एक लूप का है। अगर एक की जगह कितने लूप हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ टर्न्स कई सारे, तो यहाँ पर n से भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। जब भी हम फ्लक्स की बात कर रहे होते हैं तो हम टोटल फ्लक्स की बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर जो भी हमने थोड़ी देर पहले हमने देखा था तो वो एक लूप के लिए था। इस सिचुएशन में देखो जो फाई डायरेक्टली फाई इक्वल्स टू एल आई आया है, तो यहाँ पर अगर एक लूप है तो एल आई हो जाएगा सिंपली एक। अगर दो लूप है तो टोटल फ्लक्स 2 इंटू एफ हो जाएगा, 3 है तो 3 इंटू एफ फाई हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये होता है एक लूप का फ्लक्स। तो बी इंटू ए, तो कितने लूप हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ टर्न्स कितने n, तो कितना लिख दिया मैंने बी ए एन। तो अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये एक चीज़ और मैंने ऐड कर दी, ये इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखी ताकि आपको याद रहे। अब अगर मैं बात करूँ इस सिचुएशन में तो एल म्यू नॉट एन आई ए यहाँ पर एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं पाई आर स्क्वायर भी लिख सकता हूँ पर मैं अभी नहीं लिख सकता हूँ, रेडियस हो जाएगी इसकी, ये आर इसकी रेडियस हो सकती है। एन कैपिटल एन, अब क्योंकि या तो इस स्मॉल एन को कैपिटल एन में चेंज करो या इस कैपिटल एन को स्मॉल एन में चेंज कर लो, तो मैं इस कैपिटल एन को क्या लिख रहा हूँ, स्मॉल एन और एल के। तो यहाँ से आप देखोगे तो कैपिटल एन क्या हो जाएगा, एन इंटू एल। तो यहाँ पर इसको एन इंटू एल लिख देते हैं। कितना बनेगा, एल इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर एल, और अच्छा ये डिवाइडेड बाई आई भी तो हमें करना है। ये डिवाइडेड बाई जब आई करोगे तो आई से आई कैंसिल, तो ये हमारे पास ये हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर इंडक्टेंस की जो वैल्यू आई वो कितनी होगी, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए, यानी कि ये यहाँ पर ये जो है ये टोटल वॉल्यूम हो जाएगा एल इंटू ए,
नंबर ऑफ टर्न्स और म्यू नॉट। म्यू नॉट का मतलब होता है इस इंडक्टर के अंदर या सोलेनॉइड के अंदर अगर एयर है तो म्यू नॉट लगा देते हैं। और अगर इसके अंदर कई बार क्या होता है, कोई मैग्नेटिक मटेरियल रख दिया जाता है, मैग्नेटिक मटेरियल जैसे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है उसी तरह से मैग्नेटिक मटेरियल होता है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में, हम नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे। तो मैग्नेटिक मटेरियल क्या काम करता है, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैग्नेटिक मटेरियल को रख दिया जाए तो वो मैग्नेटिक मटेरियल उस जगह मैग्नेटिक फील्ड को या तो इंक्रीज़ कर सकता है या उस जगह मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर सकता है, डिक्रीज़ कर सकता है। ये दोनों चीज़ें वो कर सकता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास हमें पता चल रहा है कि ये सिर्फ किस पर डिपेंड कर रहा है, ज्योमेट्री पर डिपेंड कर रहा है। ठीक, चलो इसी तरीके से अगर मान लो मुझे एक रिंग के लिए मैग्नेटिक इंडक्टेंस निकालना है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, ठीक है, आई इसमें करंट फ्लो कर रहा है और इसकी रेडियस जो है वो आर दी हुई है। नंबर ऑफ टर्न्स जो है, सपोज इसमें 10 नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं, दैट्स इट। हमें इसका सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है, तो क्या करूँगा, L इक्वल्स टू होगा 5 इंटू आई। अब 5 एक लूप के लिए अगर एक टर्न होता तो 5, लेकिन कितने टर्न्स है, 10 टर्न्स, तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 10 से। तो L इक्वल्स टू 10 5 इक्वल्स टू आई। 10 5 की वैल्यू क्या होगी, B इंटू ए। अब मैं लिख चुका हूँ यहाँ पर, है ना, B इंटू ए। तो 10 B, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाता है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 आर इंटू ए, और ये आई से आई कैंसिल। ए यहाँ पर एरिया को रिप्रेजेंट करता है तो कितना हो जाएगा, अच्छा इससे ये कैंसिल, तो कितना होगा 5 म्यू नॉट आर। एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये इससे ये वैल्यू भी कैंसिल होगी। तो कितना बन गया हमारे पास, 5 म्यू नॉट और पाई, 5 म्यू नॉट पाई इंटू आर। तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेल्फ इंडक्टेंस आ जाएगा किसी भी कॉइल का। तो इस तरीके से हम सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में बता सकते हैं। अब इससे रिलेटेड हम और चीज़ों के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस, ये हमें पता लग गया कि सोलेनॉइड को एक तो हम क्या बोल सकते हैं, इंडक्टर बोल सकते हैं। सोलेनॉइड जो होगी उसका इंडक्टेंस ये होता है, और किसी भी और चीज़ का अगर इंडक्टेंस निकालना है तो हम ऐसे, किसी भी और कॉइल का इंडक्टेंस निकालना है तो वो निकाल सकते हैं। अब ये जो इंडक्टर होता है, ये इंडक्टर अपने अंदर, इंडक्टर की हम जैसे हमने जब एसी में के बारे में पढ़ा था तो एसी में हमने वहाँ इंडक्टर के बारे में बोला था, और हमने बोला था कि इंडक्टर एक ऐसा, अगर हम आइडियल इंडक्टर की बात करते हैं तो आइडियल इंडक्टर एनर्जी का लॉस नहीं करता है, जो भी एनर्जी उसके पास जाती है वो उसको स्टोर करके रखता है। तो बेसिकली इंडक्टर जो होता है, या जो इंडक्टेंस यहाँ पर हमें दी हुई है, ये सोलेनॉइड दी हुई है, ये सोलेनॉइड एनर्जी को स्टोर करके रखेगी अपने साथ। ये एनर्जी को क्या करके रखता है, स्टोर करके। तो इंडक्टर बेसिकली अपने अंदर एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर करके रखती है। तो वो एनर्जी क्या होगी वो हम देखेंगे। ईएमएफ इंडक्टर के अक्रॉस कितना होगा वो हम देख चुके हैं, L/di/dt। देखो यहाँ पर दो चीज़ें हमें क्लियर हो गई है कि इंडक्टर में ईएमएफ जो इसके अक्रॉस जनरेट हो रहा होगा वो L/di/dt होगा, और पोटेंशियल एनर्जी जो आएगी मैग्नेटिक फॉर्म में जो स्टोर रहती है वो कितनी होगी, 1/2 Li²। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी की बात करें, एनर्जी डेंसिटी की बात करें तो एनर्जी डेंसिटी यहाँ पर 1/2 B² डिवाइडेड बाय म्यू नॉट की फॉर्म में स्टोर रहती है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर रहेगी। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस जो बनते हैं हमारे पास वो ऐसे है कि जैसे एक इंडक्टर दिया हुआ है, तो इंडक्टर में जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है उसमें कौन सा टर्मिनल, जैसे ये इंडक्टर है तो कौन सी साइड जो ये इंड्यूस ईएमएफ आ रहा है, वो इंड्यूस ईएमएफ जो है उसकी इंडक्टर में कौन सी साइड पॉजिटिव होगा और कौन सी साइड नेगेटिव होगा, कौन सा टर्मिनल, उसको निकालने का तरीका देखते हैं। तो डायरेक्शन हम देखते हैं इंड्यूस ईएमएफ की। देखिए, अब डायरेक्शन की बात करते हैं तो बहुत आसान है डायरेक्शन चेक करना। हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये यहाँ पर करंट जो है उसका अपोज करेगा, करंट इंक्रीज का अपोज करेगा। तो यहाँ पर इस इंडक्टर में करंट ऐसे चल रहा है, अब यहाँ पर करंट इंक्रीज हो रहा है, तो करंट इंक्रीज हो रहा है तो ये इंडक्टर क्या चाहेगा, करंट को कम करना, तो अपनी तरफ से ये खुद का करंट ऐसे फ्लो करवाएगा इस डायरेक्शन में। अब जब करंट इस तरह से फ्लो करवाएगा, इसका मतलब इंडक्टर ने खुद का कुछ करंट फ्लो करवाया थोड़ी देर के लिए ही सही, तो इस तरह से करवाया। अब जब करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, इसका मतलब इसके अंदर जो ईएमएफ होगा वो ऐसे जनरेट होगा,
क्योंकि करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है, तो आपको क्या करना है, ये एरो बनाया है, इसके जस्ट पीछे एक बड़ा टर्मिनल और एक छोटा टर्मिनल, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव और ये यहाँ पर नेगेटिव। तो इसके अंदर जो ईएमएफ होगा ना वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इसी तरीके से करंट ऐसे ही चल रहा है, लेकिन यहाँ करंट की डायरेक्शन, करंट कम हो रहा है। करंट कम हो रहा है तो इंडक्टर क्या चाहेगा, करंट को बढ़ाना। करंट को बढ़ाने के लिए इस डायरेक्शन में ये करंट फ्लो करवाएगा, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाएगा, तो ये इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव करवाएगा, क्योंकि तभी तो करंट फ्लो हो सकता है। तुम तो ये ध्यान रखो कि ये जब एरो बनाते हैं तो इसके इस तरफ ही हमेशा पॉजिटिव बनेगा, जस्ट बात पॉजिटिव और इधर नेगेटिव ऐसे बनेगा। इसमें देखो करंट की डायरेक्शन ये है। अब यहाँ करंट इंक्रीज़ हो रहा है, करंट इंक्रीज़ हो रहा है तो इंडक्टर क्या चाहेगा, करंट को डिक्रीज़ करना। करंट को डिक्रीज़ करने के लिए डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए, तो यहाँ पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ये जो एरो के जस्ट इस कॉर्नर के इसके जस्ट पीछे क्या बना दो, पॉजिटिव बना दो। लेकिन उसके पहले ये एरो किधर बनाना है वो ज़रूर पता होना चाहिए। ये करंट इधर, करंट डिक्रीज़ हो रहा है, तो ये इंडक्टर खुद क्या चाहेगा, इंक्रीज़ करना। इंक्रीज़ करना तो ये ऐसे, तो ये एक पॉजिटिव और ये एक नेगेटिव। क्लियर है ये चीज़। अब इसका इस तरह के कॉन्सेप्ट का यूज़ कैसे करते हैं वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। आई गेस आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। इंडक्टर, अच्छा इंडक्टर की एप्लीकेशन कई जगह पर होती है। चौक कॉइल में भी हम इंडक्टर को, जो ट्यूबलाइट, पुरानी ट्यूबलाइट्स जो आती थी उसमें चौक कॉइल का यूज़ किया जाता था, तो बेसिकली चौक कॉइल इंडक्टर ही होती है। इंडक्टर बहुत ऐसी, इस तरह से इंडक्टर बेसिकली एनर्जी का लॉस नहीं करवाती है ना, और इसकी वजह से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाया जा सकता है। तो एसी में भी हम इंडक्टर को इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि वहाँ पर बिना एनर्जी का लॉस करवाए रेजिस्टेंस या इम्पिडेंस को बढ़ाया जा सके। तो बहुत सारे इसके यूज़ हो सकते हैं। चलो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ एक इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस 2 हेनरी है। ये H जो है वो हेनरी है, इंडक्टेंस की यूनिट होती है हेनरी। जैसे कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है, फैराडे, उसी तरीके से इंडक्टेंस की यूनिट होती है हेनरी। तो 2 हेनरीज का इंडक्टेंस है और इसमें एक कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर का। अब सबसे पहले तो हमें ये बताओ कि यहाँ पर हमें ये चेक करना है कि क्या इसके अक्रॉस EMF जनरेट होगा। इसके अक्रॉस कोई EMF जनरेट नहीं होगा। तो कोई EMF अगर जनरेट यहाँ पर नहीं हो रहा है, ठीक है, क्यों, क्योंकि I कांस्टेंट है। I अगर वेरिएबल, जब तुम LdI/dt करोगे तो कोई वैल्यू निकल कर नहीं आएगी। लेकिन क्या इसके अंदर कुछ एनर्जी स्टोर्ड होगी, हाँ। एनर्जी अगर हम निकालेंगे तो LI² होता है, तो एनर्जी हो जाएगी 1/2, L की वैल्यू 2 और I यहाँ पर 2 का स्क्वायर। तो ये कैंसिल आउट करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी जो आएगी वो 4 जूल यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। तो इसके अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी ज़रूर होगी। सिमिलरली एक और क्वेश्चन चेक करते हैं। देखिए भाई यहाँ पर भी हमें चेक करना है कि जो है इंडक्टेंस हमें दिया हुआ है और करंट दिया हुआ है, ठीक है। हमें बताना है कि EMF कितना होगा और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो सबसे पहली बात यहाँ EMF जनरेट होगा क्योंकि करंट वेरिएबल है। तो EMF की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो हम निकाल लेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक बार ये चेक करते हैं कि भाई इस इंडक्टेंस का कौन सा साइड पॉजिटिव टर्मिनल और कौन सा साइड नेगेटिव टर्मिनल बनेगा। तो एक सिंपल सी चीज़ चेक करते हैं। करंट क्या है, इस तरफ है, करंट यहाँ इंक्रीज़ हो रहा है टाइम के साथ, तो करंट इंक्रीजिंग है, ये चीज़ हमें क्लियर होगी। अब जब करंट इंक्रीजिंग है तो इंडक्टर क्या चाहेगा, डिक्रीज़ करवाना। तो डिक्रीज़ करवाने के लिए करंट अपनी खुद की तरफ से जो करंट फ्लो करवाएगा वो इस तरीके से ही करवाएगा, तभी डिक्रीज़ हो सकता है। तो यहाँ पर ये और ये, तो ये पॉजिटिव और ये मैं पॉजिटिव नेगेटिव कैसे बना रहा हूँ, आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा। जब भी मैं एरो ऐसे बनाता हूँ तो एरो की ये जो वाली साइड है यहाँ हमेशा पॉजिटिव बना दो, बस उससे तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं, यहाँ पर ये चीज़ हमें पता लग चुकी है। तो अब मैं EMF की वैल्यू निकालता हूँ, तो LdI/dt। तो यहाँ पर L की वैल्यू तो 2 है और dI/dt अगर करूँगा तो ये होगा 4t। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 4 बाहर आ जाएगा और अंदर 1 बच जाएगा, dt/dt। तो EMF की वैल्यू कितनी होगी, 8 वोल्ट। तो यहाँ पर EMF जो होगा वो कितना हो जाएगा, 8 वोल्ट यहाँ पर EMF की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। क्लियर है ये चीज़ यहाँ पर। अब बात आती है कि हम बात करें अगर पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी LI²। तो I की वैल्यू यहाँ पर है 4t², तो 1/2 L2 हो जाएगा और ये 16t²। इससे ये कैंसिल, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 16t²। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास 16। तो पोटेंशियल एनर्जी टाइम के साथ इंक्रीज़ हो रही है ना। तो ये यहाँ पर इस तरीके से हम कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से।
देखो अगले क्वेश्चन में एक आपको सर्किट दिया हुआ है, इस सर्किट में ए और बी टर्मिनल है। इस सर्किट में आपको एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है, एक बैटरी दी हुई है और एक इंडक्टर दिया हुआ है। इंडक्टर की जो इंडक्टेंस है वो 10 हेनरी दी हुई है। हमें ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। अब ऐसे क्वेश्चंस में अब ये मत सोचना कि ये तो कंप्लीट ही नहीं है, ये कंप्लीट सर्किट ही होगा। उस कंप्लीट सर्किट का एक कहीं से कुछ पार्ट उठा के आपको दे दिया गया है। ऑब्वियस ही बात है, करंट कंप्लीट होगा तभी तो पोटेंशियल करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो अब सबसे पहली बात तो यहाँ पर हमें क्या करना है, किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले तो करंट इंक्रीज हो रहा है, तो आप ये चेक कर लो, करंट इंक्रीज हो रहा है तो इंडक्टेंस के अक्रॉस जो ईएमएफ जनरेट होगा इंडक्टेंस के अक्रॉस वो कैसे होगा, तो इंक्रीजिंग है और यहाँ करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से। तो ये इंक्रीजिंग है तो ये क्या करना चाहेगा, डिक्रीज़ करना चाहेगा। तो ये करंट ऐसे फ्लो करेगा, तो ये इस तरह से, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होता है उसमें तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव रहता ही है। तो जब भी हम अब यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा KVL को। ठीक है, कैसे यूज़ करते ध्यान से समझना। VA सब जहाँ से आपको शुरू करना है, VA से B तक जाना है। तो अब ज़रूरी नहीं है कि करंट की डायरेक्शन में चलो, आपको जो टर्मिनल स्टार्ट करना है यहाँ से यहाँ के, तो VA मैंने लिख दिया VA। अब आपको क्या करना है, जब आप VA से आगे बढ़ोगे तो इस एलिमेंट को क्रॉस किया। जब आप इस एलिमेंट को क्रॉस कर रहे हो तो हमें यहाँ एक्चुअली पोटेंशियल लिखते जाना है। इस एलिमेंट को जब आप क्रॉस करोगे तो यहाँ से यहाँ पर, आप यहाँ पर और यहाँ से यहाँ है, तो ये वाला कौन सा है, इस एलिमेंट का ये टर्मिनल कौन सा है, पॉजिटिव। तो आप यहाँ पर क्या लिख दो, प्लस। आपको बस ये ध्यान रखना है जिस भी एलिमेंट को आप क्रॉस कर रहे हो तो क्रॉस यानी कि यहाँ से यहाँ पर कूदने पर उस एलिमेंट का कौन से टर्मिनल पर आप कूद चुके हो। तो यहाँ से नेगेटिव से आप कहाँ पर आए, पॉजिटिव पर, तो मैंने पॉजिटिव साइन लगा दिया, सिंपल। अब इसके आगे लिखना है आपको उस टर्मिनल के, उस एलिमेंट के अक्रॉस पोटेंशियल। तो रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल होता है I × R। तो I × R कितना है इसका, 10। यहाँ पर पहुँचे, अब यहाँ से सेल को क्रॉस किया मैंने, तो सेल के नेगेटिव टर्मिनल पर मैं पहुँचा तो माइनस, और पोटेंशियल कितना है सेल का, 10। अब आए हम इंडक्टेंस पर। इंडक्टेंस में मैं इस टर्मिनल से इस टर्मिनल पर आ रहा हूँ, तो कौन से टर्मिनल पे पहुँचा मैं, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल पर, तो प्लस। अब इंडक्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल कितना होता है, L/dI/dt। आपको सिर्फ वैल्यू लिख देनी, जब आप ये साइन लगा चुके हो ना उसके बाद सिर्फ आपको पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड लिखना है यहाँ पर। अब लास्ट में आप पहुँच गए, B तक ही निकालना था, तो इक्वल्स टू क्या कर दिया, VB। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो VA प्लस I कितनी है, 5T, तो 5T × 10 माइनस 10 प्लस L की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पर, L की वैल्यू आपको दी हुई है 10, DI/dt आपके पास हो जाएगा 5, तो ये VB यहाँ पर हो जाएगा VA, तो ये बनेगा 50T, यहाँ पर ये -10 प्लस 50 और इक्वल्स टू VB। तो VA प्लस 50T प्लस 40 और इक्वल्स टू VB। तो VA माइनस VB इक्वल्स टू, हमें यही निकालना था, तो ये बन जाएगा हमारे पास -50T और -40। तो ये चीज़ हमारे पास पोटेंशियल हो जाएगा। अब आपको अगर टाइम के हिसाब से चेक करना है तो आप यहाँ पर t = 0 पुट करोगे तो -40 वोल्ट आ जाएगा। VB माइनस VA लिखेंगे तो VB माइनस VA कितना हो जाएगा, 50T प्लस 40। t की वैल्यू अगर 0 पुट करोगे तो 40 वोल्ट, t की वैल्यू कुछ और पुट करोगे तो उतना पोटेंशियल वहाँ निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ये पोटेंशियल वैल्यू यहाँ पर आ जाने वाली है। आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा कि इंडक्टेंस का रूल हम यूज़ कैसे करते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस का। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस में बेसिकली क्या होता है, इंडक्टेंस तो हो गई से, अब इसमें क्या है, जैसे मान लो 2 कोयल दी हुई, एक C1 दी हुई, एक C2 दी हुई। C1 को हमने बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है तो इसे करंट फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पर इससे करंट फ्लो होगा तो C1 के साथ कुछ, C1 की वजह से कुछ ये यहाँ पर जो है कंडक्शन। देखो चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है उसको सबसे पहले हम थोड़ा ऐसे समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 कोइल है, एक C1 है एक C2 है। C2 को हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। बैटरी को कनेक्ट करने से इस C1 में करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो करेगा तो इस C1 के अक्रॉस, C1 के सेंटर पर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। अब क्योंकि C1 को हमने C2 के पास ही रखा है तो जो मैग्नेटिक फील्ड इससे जनरेट होगा
वो इसके साथ भी एसोसिएटेड हो जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो वो इसके साथ भी एसोसिएट हो जाएगा C1 के साथ, ठीक है। तो जितना म्यूचुअल इंडक्टेंस जितना फ्लक्स इसके साथ है उतना ही फ्लक्स इसके साथ होगा। अब अगर यहाँ पर C1 में नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दोगे तो यहाँ फ्लक्स डबल हो जाएगा, वो डिपेंड करता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर फ्लक्स जो है इसका फ्लक्स इसके साथ भी एसोसिएटेड हो गया। अब अगर हम किसी तरीके से C2 कोयल जो है उसमें जो फ्लो करने वाला करंट है, अगर इसमें मैं कुछ भी चेंज करता हूँ, इसमें अगर कोई करंट I2 फ्लो कर रहा है, अगर मैंने इस I2 में चेंज किया तो फ्लक्स चेंज होगा, और ये फ्लक्स तो C1 से रिलेटेड जो फ्लक्स होगा वो भी चेंज होगा। तो जब C1 से I2 में चेंज करने की वजह से C1 के फ्लक्स में अगर चेंज हो रहा है तो C1 में भी एक करंट इंड्यूस हो जाएगा, या C1 में एक इंडक्शन आ जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा। तो उस चीज़ को हम क्या बोल देते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस। मतलब किसी और कॉइल के फ्लो होने वाले करंट में चेंज करने की वजह से दूसरी कॉइल में जो फ्लक्स है अगर वो चेंज हो जाता है तो उस चीज़ को हम क्या बोल देते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस। अगर कॉइल में खुद के करंट के चेंज की वजह से फ्लक्स चेंज होता है तो उसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। और अगर कोई दूसरी कॉइल है उसके करंट में चेंज की वजह से किसी दूसरी कॉइल में फ्लक्स चेंज होता है उसको बोलते हैं म्यूचुअल। मतलब किसी और का करंट चेंज हुआ लेकिन इंडक्शन किसी और में हो गया, ठीक है। तो इस चीज़ को हम म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होता है तो ये बेसिकली φ1 फ्लक्स इसका था, φ1 का C1 का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, I2। जितना I2 चेंज होगा उतना ही फ्लक्स में भी, जितना I2 होगा उतना ही फ्लक्स φ1 होगा। तो φ1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, MI2। M यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। EMF निकालना है तो वापस वही हम d∅dt करते हैं, तो d∅dt करोगे तो -Mdi/dt आ जाएगा। M की वैल्यू हम निकालना चाहें तो φ1 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ जब भी हम M की वैल्यू निकालेंगे तो φ1 डिवाइडेड बाई I2, मतलब जिस भी कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है उस कॉइल का फ्लक्स डिवाइडेड बाई जिस दूसरी कॉइल का जो उसके पास रखी हुई है उसका करंट, यानी कि जिसकी वजह से वो फ्लक्स आ रहा है। ये फ्लक्स इसका खुद का तो है नहीं, किसकी वजह से आया, इसकी वजह से आया, तो उसका करंट। तो इस तरीके से हम तो φ1 को अब मैं जब लिखूंगा तो φ1 को मैंने क्या लिख दिया, B2 इंटू A1। B2 क्यों, देखो फाई लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, तो एरिया तो इसका खुद का, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इसका होगा क्योंकि इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो B2 इंटू A1 डिवाइडेड बाई I2। अब ये A1 जो होता है वो ध्यान रखना इफेक्टिव ही लेते हैं। अब ये इफेक्टिव क्या है वो अभी हम आगे देखेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस में होती है, ठीक है। अच्छा, म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस के बीच में एक रिलेशन भी मैं बता देता हूँ आपको। जब भी हमें दो कोयल दी हुई, जैसे इस कोयल का भी कुछ सेल्फ इंडक्टेंस होगा, इसका भी कुछ सेल्फ इंडक्टेंस होगा, तो ये L1 इंटू L2 और इंटू K यहाँ पर दिया होता है। K जो है वो कपलिंग कोफिशिएंट है, तो कपलिंग कोफिशिएंट अगर K इक्वल्स टू 1 है, इसका मतलब ये जो कॉइल्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज है। मतलब जैसे दो सोलिनॉइड दिए हुए, दो इंडक्टर दिए हुए, एक ये और दूसरा इस तरीके से कनेक्ट किया हुआ है। इसका मतलब एक L1 और एक L2, L1 का L2 और L1 दोनों का जो फ्लक्स है वो एक साथ कनेक्ट हो गया है, बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रखा है, ठीक है। अगर इसकी जगह K लेस देन 1 है, इसका मतलब ये एक इस तरीके से है और एक इस तरीके से है, ये L1 और ये L2। इसका मतलब इसके अंदर जो फ्लक्स है वो इसके साथ पूरा, ज़रूरी नहीं है इसके साथ पूरा कनेक्ट हो जाए, तो ये बेसिकली यहाँ पर डिपेंड करता है। तो M और L1 L2 के बीच में सोलिनॉइड के इंडक्टर्स के लिए ये मैंने रिलेशन आपको बताया कि ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब म्यूचुअल इंडक्टेंस से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पर दो कॉम्बिनेशन, म्यूचुअल इंडक्टेंस हमेशा कॉम्बिनेशन का होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो हमारे पास दो कॉइल दी हुई है, एक बाहर बड़ी कॉइल है और एक छोटी कॉइल है। बड़ी कॉइल की रेडियस कैपिटल R है, स्मॉल कॉइल की रेडियस जो है वो स्मॉल r दी हुई है। हमें बताना है इन दोनों इस कॉम्बिनेशन का म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा। अब सबसे पहले तो हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस जो निकालना है, तो करंट इसमें फ्लो कर रहा है और फ्लक्स, तो करंट इसमें फ्लो कर रहा है तो फ्लक्स हमें किसका लेना पड़ेगा, छोटी वाली का। ये चीज़ ध्यान रखो, जिसमें करंट फ्लो कर रहा है उसके लिए तो वहाँ उसके अलावा जो दूसरा कॉइल अवेलेबल है उसका फ्लक्स कंसिडर करो। तो M इक्वल्स टू हम जब लिखते हैं तो लिखेंगे ये फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड हो गया,
तो आप लिख लो phi2 और ये एक लिख लो I1, बस इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर अब एक चीज़ ध्यान रखना, अगर अंदर वाली कोयल में एक ही टर्न है तो 1 लगा देना, और अगर 2 टर्न है तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई ज़रूर कर देना, n टर्न है तो n मल्टीप्लाई ज़रूर करना। अब m की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर phi2 मतलब इससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स, तो इससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स तो मतलब एरिया तो इसी का लेंगे, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इसका खुद का नहीं है। यहाँ पर इसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उस बड़ी वाली कोयल का होगा, क्योंकि करंट तो इसी में फ्लो कर रहा है, करंट इसमें फ्लो कर रहा है तो इसके सेंटर, इन दोनों का सेंटर सेम है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसका लिया डिवाइडेड बाई I1, करंट बाहर वाली का तो ये I। अब यहाँ पर एरिया A2 का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, B1 बाहर वाली कोयल की वजह से, रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर, तो ये होता है म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2R, और I1 बेसिकली I है, तो ये यहाँ से इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो M की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, पाई आर स्क्वायर म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2R, ठीक है। क्या किया हमें ध्यान से रखना, यहाँ पर ही कहानी शुरू हो जाती है। जिस कोयल में करंट है उसको नीचे, और फ्लक्स लो दूसरी वाली कोयल का, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो फ्लक्स लिखोगे तो एरिया तो इसी का आएगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड बाहर वाली कोयल की वजह से, क्योंकि उसी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, ठीक है। बाकी कहानी हमें पता है। अब जैसे एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, देखिए अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि दो सोलिनॉइड को एक के अंदर एक, दोनों की सेम एक्सेस है, बड़ी वाली जो सॉलिड है इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो हमें इस कॉम्बिनेशन का म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। तो सिंपल सी बात है कि इस वाली को मैं 2 बोल देता हूँ, इस वाली को फर्स्ट बोल देता हूँ, मैं नंबरिंग कर रहा हूँ, तो उससे थोड़ा आसान हो जाता है। तो m कितना हो जाएगा, m की बात करूँ मैं अगर, तो m हो जाएगा phi2 डिवाइडेड बाई I1। अब देखो ये चीज़ ध्यान रखना यहाँ पर कि जो लेंथ है, अच्छा ये जो लेंथ है इसको L कंसीडर कर लेते हैं, कि phi2 इसका सेकेंड वाली कोयल जो सॉलिनॉइड है, यहाँ पर एक कोयल का है, तो यहाँ पर एक टर्न से रिलेटेड है, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने दिए हुए हैं यहाँ पर इसके, यहाँ पर टोटल टर्न्स जो हैं वो एक नहीं है n, तो यहाँ पर n को हम n इंटू L, तो n इंटू phi2 हम लेंगे, दोनों की लेंथ एक जैसी है, नंबर ऑफ टर्न्स भी दोनों के लिए सेम दिए हुए, तो डिवाइडेड बाई I1। ये मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया, आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा। phi2 मतलब सिर्फ एक टर्न का, और इतने टर्न्स हैं तो इसलिए। अब n phi2, तो अब यहाँ पर क्या लेंगे, एरिया तो A2 का और मैग्नेटिक फील्ड B1 का डिवाइडेड बाई I1। तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो m इक्वल्स टू क्या बनेगा, n A2, एरिया कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया इस वाली का, ये एरिया B1 फर्स्ट वाली का, तो म्यू नॉट n I डिवाइडेड बाई I1, तो ये I से I तो कैंसिल आउट हो गया, तो म्यू कितना हो गया, m कितना हो गया यहाँ पर, पाई आर स्क्वायर म्यू नॉट स्मॉल n और कैपिटल N, तो कैपिटल N यहाँ पर इसको क्या लिख देता हूँ मैं, n इंटू L, ठीक है। तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर म्यू नॉट n स्क्वायर L। अगर n1 और n2 दोनों में नंबर ऑफ टर्न्स अलग अलग होते तो फिर यहाँ n1 और n2 आ जाता। क्लियर है। अब थोड़ी समझने वाली बात यह है कि करंट अगर यहाँ बाहर है तो ये सिचुएशन आ गई। अब करंट इसमें अंदर वाली कॉइल में भी तो हो सकता है, वो केस भी लेके देख लेते हैं। देखिए गाइस, अब क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। पहले अब करंट जो है अंदर वाली कॉइल में फ्लो कर, अंदर वाली सोलिनॉइड में है फ्लो कर रहा है, तो हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है, तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर जो है बाहर वाली को, अंदर वाली कॉइल को हमने सेकंड नंबर नाम दिया हुआ है और बाहर वाली कॉइल को क्योंकि 1 नंबर दिया हुआ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को भी नंबर 1 किसी को भी नंबर 2 दे सकते हो। अब आपको क्या करना है, डिवाइडेड बाई I2, क्योंकि यहाँ करंट तो I2 है, ये सेकंड वाली कॉइल में फ्लो कर रहा है, और फ्लक्स किसका लेंगे, phi1। सिंपल सी चीज़ है, जिसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है फ्लक्स उसका ले लो। m, अच्छा नंबर ऑफ टर्न्स भी लिखने पड़ेंगे आपको यहाँ पर, n1 इंटू L। अब n1 इंटू L क्यों लिखा मैंने, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स चाहिए, तो n1 इंटू L ले लिया मैंने। यहाँ फाई को क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड,
फर्स्ट सेकंड वाली कॉइल की वजह से आएगा। और एरिया, अब बात आती है एरिया की, अब थोड़ा समझना यहाँ पर। अब हम हो सकता है कि अगर मैं यहाँ पर एरिया बेसिकली आएगा तो सेकंड वाली कॉइल का, जो फर्स्ट वाली बड़ी कॉइल है उसी का आएगा। लेकिन आप सोचो यहाँ पर जो एरिया है इसको आप थोड़ा सा, अगर मैं इस तरीके से कर दूँ, टॉप व्यू आपको दिखाऊँ, साइड व्यू आपको दिखाऊँ, तो ये कुछ ऐसा है। ये अंदर वाली कॉइल है और ये बाहर वाली कॉइल है। इसमें करंट ऐसे फ्लो, ऐसे चल रहा है, ठीक है, उधर से इस तरीके से आ रहा है ये करंट। अब क्या हो रहा है कि हमें तो ये वाला, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सिर्फ इस जगह पर ही है, इस जगह पर है। यहाँ से अगर साइड करके देखोगे ना तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पर है। अब अगर यहाँ पर हमें बेसिकली जो एरिया लेना है, वो एरिया वो होता है जहाँ पर इफ़ेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड हो। तो हम ये बड़ी वाली इसी का ही एरिया लेंगे। लेकिन इस पूरे में, इस बड़ी कॉइल का जो है सोलिनॉइड है, इसके पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया में तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। अगर यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड होता तो मैं पाई कैपिटल R स्क्वायर ले लेता। लेकिन यहाँ पर सिर्फ इस पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है, इस वाले पोर्शन में, तो इसलिए जो इफेक्टिव एरिया आएगा वो अगेन क्या आ जाएगा, पाई R स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। सेम सिनेरियो अगर मान लो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था, इस तरह से रिंग दी हुई है, इसमें मान लो करंट इनवर्ड फ्लो कर रहा होता और स्मॉल r, तो इसमें भी मैं यहाँ पर बाहर वाले लूप के लिए अगर मुझे एरिया कंसिडर करना होता तो भी मैं कौन सा लेता, छोटा वाला, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो सिर्फ इस वाले पोर्शन में है, इतने इतने पोर्शन में लगा हुआ है, तो इसलिए हम स्मॉलर एरिया। तो तुम ये याद रखो कि ज़्यादातर हम इफेक्टिव एरिया जो लेते हैं वो स्मॉलर एरिया ही होता है। तो यहाँ पर आई गेस आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। तो ये पाई स्मॉल r स्क्वायर एरिया हमने ये ले लिया डिवाइडेड बाई I2। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं तो N1L म्यू नॉट N2I और पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाई I2। ठीक है, ये I यहाँ पर, तो I से I कैंसिल आउट हो गया, तो M की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू नॉट N1 इंटू N2 और पाई r स्क्वायर इंटू L। तो ये मैग्नेटिक। अब मैंने यहाँ पर N1 N2 दोनों अलग लिए, अगर दोनों एक जैसे ले लेता तो यहाँ N इंटू N1 इंटू दोनों मल्टीप्लाई हो जाते। तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो किसी भी चीज़ के लिए हम अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है तो हम निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर है? आई होप आपको ये वाला लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है। अब इसका बस लास्ट जो पोर्शन है वो ट्रांसफार्मर बचा हुआ है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट कर लेंगे और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। इस लेक्चर की जो PDF वगैरह है, थ्योरी की जो PDF है और न्यूमेरिकल की जो PDF है, वो फिजिक्सशाला टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। इसकी पूरी सीरीज़ आपको फिजिक्सशाला चैनल पर ही मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।